नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग में मानसिक अभिरुचि एक चैप्टर है जिससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसा आप जानते हैं कि अभी हाल ही में जो आपका पेपर हुआ था, कब हुआ था, 17 फरवरी और 18 फरवरी को, उसकी अगर चारों पालियों का पेपर मिला लिया जाए तो मेरे प्यारे भाई लगभग 50 से 52 प्रश्न जो थे वो आपके मानसिक अभिरुचि से ही पूछे गए थे। और यही जो 13-14 प्रश्न एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, यही ऐसे प्रश्न होते हैं जो टाइम टेकन होते हैं। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई, लंबी लंबी लैंग्वेज दी जाती है, होता ईजी है लेकिन लंबी लैंग्वेज दे करके आपको भ्रमित कर दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं और बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इसके पहले एक टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि इसके पहले एक वीडियो कंप्लीट हो गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से आप देख लीजिएगा। अदरवाइज़ आप प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम मानसिक अभिरुचि के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप उस क्लास को देख सकते हैं। और मेरे प्यारे भाई, आप सभी से मेरा छोटा सा निवेदन ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस मिलती रहे तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए मेरे प्यारे भाई। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दिया करिए, ताकि गाइज मैं आपके लिए और भी बेहतरीन और भी लाजवाब वीडियो लाता रहूँ। तो चलिए आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं। मैंने इसमें सिलेक्टेड और चुनिंदा प्रश्न को रखा है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने की संभावनाएँ हैं। तो चलिए मेरे प्यारे भाई शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये जो सवाल है आपके सामने आप देख लीजिए। ये सवाल जो है आपका, ये 17 फरवरी के प्रथम पाली का सवाल है। अब आपको मैं ये सवाल इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप इस बात से ये अंदाज़ा लगा पाओ कि किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद मैं एक नए सवाल आपको दूंगा, यानी कि नए नए सवालों में आपको देने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं 2 सवाल ऐसा इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे सवाल पूछे गए थे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। पहला सवाल आपके सामने, सवाल क्या कह रहा है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा। सवाल थोड़ा सा समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको जो भी सवाल है मेरे प्यारे भाई, आपको इस तरीके से देखना है कि वर्तमान में हम पुलिस अधिकारी हैं या वर्तमान में मैं पुलिस में तैनात हूँ, तो इस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं या इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। और दूसरी बात, आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी सवाल आप हल करें उसमें आपको सरकार का हित देखना है, अपना कोई भी हित नहीं देखना है। और मेरे प्यारे भाई, जहाँ पे भी घूस वाला मामला होता है, रिश्वत वाला मामला होता है, उससे आपको कदापि टिक नहीं करना है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इस सवाल को करते समय आपको ये बात ध्यान रखना है कि इसमें जो भी जनता से संबंधित है या जो सरकार से संबंधित है उनके हित का होना चाहिए, स्वार्थ के लिए इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखना है। पहला सवाल क्या कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा। सवाल समझिए, ऑप्शन समझिए। व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों को लागू करना भले ही वह स्थापित नियमों के विपरीत हों, ये गलत है। अगर यही लिखा होता कि व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों को लागू करना तो सही होता, लेकिन फिर लिख दिया गया कि भले ही वह स्थापित नियमों के विपरीत हों। भाई, नियम के विपरीत, नियम के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करना है, तो ये पहला गलत। दूसरा है, अपने वरिष्ठों के फैसले पर सवाल उठाए बिना उनके आदेशों का पालन करना। सवाल उठाए बिना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। स्थिति के लिए सहानुभूति और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करना, फिलहाल के लिए ये सही आपका हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है कि व्यक्तिगत परिस्थितियों को परवाह किए बिना कानून का अक्षर से कड़ाई से पालन करना। अब देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि डी ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन मेरे प्यारे भाई यहाँ पे आप थोड़ा सा समझिएगा। अगर आप सी और डी को कंपेयर करोगे तो लिखा गया है कि स्थिति के लिए सहानुभूति और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करना, यानी जिस तरीके की स्थिति होगी उसी तरीके से वहाँ पे कानून जो है वो लगाए जाएंगे और कानून का कड़ाई से पालन नहीं किया जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। सी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए, अगला है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ रीति रिवाज धार्मिक से संबंधित हैं,
जो पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? फिर से समझिए, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक पुलिस अधिकारी हैं और कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगा रहे हैं, उनको उल्लंघन कर रहे हैं, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन कर रहे हैं। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, आध्यात्मिक प्रमुखों की सहायता का लाभ उठाते हुए राय देने वाले नेताओं को संवेदनशील बनाना चाहिए, गलत है। छुट्टियां लेकर इस स्थिति से बचना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है। अदालती फैसलों को बरकरार रखते हुए इन रीति रिवाजों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने की धमकी देनी चाहिए, ये भी गलत है। हम धमकी देकर के क्या कर लेंगे? कुछ नहीं। यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटा करके निर्देश लागू करने चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला है कि पुलिसकर्मी की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी नहीं है। अब देखिए, अगर आप एक पुलिसकर्मी हैं तो इस स्थिति में आपकी जिम्मेदारी इसमें कौन सी है और कौन सी नहीं है? देखिए, जनता के संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों की रक्षा करना ये पुलिसकर्मी का बिल्कुल मेन दायित्व होता है। जनता में पुलिस की छवि को लगातार बेहतर बनाते रहना बिल्कुल सही है। हम बेहतरीन अपनी छवि बनाएंगे जनता में कि पुलिस अच्छा काम कर रही है, ये जनता कह सके, तो ये भी सही है। महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानित महसूस कराना, ये भी सही है। महिलाएं जो है सुरक्षित रहें और अपने आप को सम्मानित महसूस करें, ये भी पुलिस का कर्तव्य है। लेकिन आर्थिक विकास होता रहे, ये सुनिश्चित करना गलत है। आर्थिक विकास से पुलिसकर्मी को कोई मतलब नहीं है। पुलिसकर्मी का मेन दायित्व है कि जनता की रक्षा करे, महिलाओं का सम्मान करे और संवैधानिक या वैधानिक तरीके से जो भी कानून नियम दिए गए हैं उसका पालन करें, ठीक है। आर्थिक स्थिति से संबंधित कोई भी काम जो है वो पुलिसकर्मी का नहीं है। तो राइट आंसर डी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आप एक पुलिस आरक्षी के रूप में तैनात हैं। एक दिन आपके एक कर्तव्यनिष्ठ उच्चाधिकारी से आपको निर्देश मिलता है कि उस दिन आपको लगातार 15 घंटे ड्यूटी करनी है और जनहित में ऐसा करना आवश्यक भी है। आप इस परिस्थिति में क्या सोचेंगे? कहने का मतलब है कि आप एक पुलिस आरक्षी हैं, पुलिस कांस्टेबल हैं और आपके एक उच्च अधिकारी ने आपको निर्देश दिया कि आपको लगातार 15 घंटे ड्यूटी करना है और ये एक ज़रूरी काम है, ज़रूरी ड्यूटी है, आपको करना ही करना है। इस स्थिति में आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे कि आप तो एक आरक्षी मात्रा हैं, आपके कुछ करने या ना करने से जनहित पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आप सोचेंगे कि निश्चित रूप से आपके द्वारा निर्देशानुसार ड्यूटी किए जाने से जनहित की पूर्ति होगी, बिल्कुल सही है, राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला देखते हैं, आप सोचेंगे कि जनहित की पूर्ति तो केवल उच्चाधिकारी के द्वारा नहीं, आप सोचेंगे कि जनहित की पूर्ति तो जनप्रतिनिधियों के कार्य है, एक पुलिसकर्मी करे, ये भी गलत। तो राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक बात मैं आपको और सजेस्ट करना चाहूँगा, जब भी आप ऐसे सवालों का जवाब दें तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। आप ए से लेकर डी तक चारों ऑप्शन को जरूर पढ़ लिया करिएगा, क्योंकि इसमें ऐसे सवाल होते हैं जो ए भी सही लगेगा, बी भी सही लगेगा। इस वजह से चारों ऑप्शन को देखिएगा, उसमें जो सबसे ज़्यादा सटीक रहे वही आपको आंसर टिक करना होता है, ठीक है भैया। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपराध नियंत्रण हेतु आपके द्वारा उठाए गए निम्नलिखित कदमों में से सबसे अधिक और उपयुक्त कदम कौन सा होगा? आप एक पुलिस अधिकारी हैं और अपराध को नियंत्रित करना चाहते हैं। इस स्थिति में आपका सबसे अधिक और एक उपयुक्त कदम कौन सा होगा? आप अपने क्षेत्र में बीट पेट्रोलिंग को बढ़ाएंगे। फिर देखते हैं अगला, आप सामाजिक सहयोग के माध्यम से सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देंगे। आप पकड़े गए अपराधियों को कठोर से कठोर दंड दिलाने का प्रयास करेंगे। आप क्षेत्र के सभी चिन्हित अधिकारियों की पहचान करके नज़रबंदी की कार्यवाही करेंगे। अब देखिए, आपको सब सही लग रहा होगा, लेकिन इस स्थिति में आपको जो सबसे सटीक लगे वो कौन सा है? राइट हो जाएगा इसमें, वो हो जाएगा आप सामाजिक सहयोग के माध्यम से सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देंगे। राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, आप एक बहुधर्मी शहर के पुलिस अधिकारी हैं। आपके शहर में अचानक बलवा शुरू हो जाता है। इस प्रकार के अपराध के लिए दी गई अपराध श्रेणियों में कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आप इसे रखेंगे? कहने का मतलब है कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपके जो क्षेत्र के दायरे हैं उस दायरे में एक बलवा हो जाता है। बलवा का मतलब है मेरे प्यारे भाई कि एक तरीके से कहा जाए तो
दंगे हो जाते हैं। इस स्थिति में आप करेंगे क्या, या फिर इस स्थिति में करेंगे क्या, वो तो पूछा ही जाएगा। और इसके अलावा ये किस अपराध के अंतर्गत आएगा, मानव शरीर के विरुद्ध अपराध, ये गलत है। मानव शरीर के विरुद्ध अपराध नहीं आएगा। मानव शरीर के विरुद्ध अपराध में हो जाता है बलात्कार, बलात्कार, ये सभी जो है ये मानव शरीर के विरुद्ध आश्रम हो जाएंगे। संपत्ति के विरुद्ध अधिकार, ये भी नहीं। संपत्ति के विरुद्ध अधिकार जो होता है ये होता है चोरी, डकैती, ये जो है ये आपका हो जाता है संपत्ति के विरुद्ध अधिकार। मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले अपराध, ये भी गलत है। इसके अलावा राइट जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, लोक शांति के विरुद्ध अपराध, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि किसी अपराध की जांच करते समय पुलिस को कॉल डिटेल के रिकॉर्ड में क्या जानकारी प्राप्त नहीं होती है। किसी भी अपराध की जांच करते समय पुलिस को कॉल डिटेल्स के रिकॉर्ड में क्या जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इनकमिंग कॉल की अवधि, ये भी पता चल जाता है। आउटगोइंग कॉल की अवधि, ये भी पता चल जाता है। इनकमिंग का मतलब होता है आने वाली कॉल, आउटगोइंग का मतलब होता है जाने वाली कॉल। इसके अलावा मिस कॉल भी पता चलेगा। कॉल करने वाले व्यक्ति की बैंकिंग डिटेल, मोबाइल फ़ोन के नेटवर्क का सेल नंबर, ये भी पता चलेगा। तो यहाँ पे राइट जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग डिटेल जो है ये कॉल रिकॉर्डिंग से नहीं मिलती। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग डिटेल जो है नहीं मिलता, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि आपके क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अशांति फैलाने का प्रयास किया जाता है। इस स्थिति में आप क्या करेंगे। आपके क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अशांति फैलाने का प्रयास किया जाता है, आप क्या करेंगे। शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते हुए अशांति फैलाने वालों से आग्रह करना चाहिए कि वह ऐसा ना करें। देखो, आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जहाँ तक है, आप अगर एक पुलिसकर्मी हैं, अगर आप एक पुलिस आरक्षी हैं, अगर आप एक पुलिस अधिकारी हैं, तो आपको किसी से भी कोई भी विनती नहीं करना है, मतलब किसी से भी आपको कोई भी रिक्वेस्ट नहीं करना है। जो भी करना है आपको अपने नियम और विधि शासन कानून के अंतर्गत ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आग्रह करना चाहिए कि वैसा ना करें। नहीं भाई, हम उससे मान विनती थोड़ी करेंगे। विधि के शासन को स्थापित करते हुए अपनी शक्तियों और अधिकारों के प्रयोग से उचित कार्यवाही करते हुए असामाजिक तत्वों को निरुद्ध करना चाहिए। फिलहाल के लिए सही लग रहा है, लेकिन देखते हैं। अपने वरिष्ठों को इसकी सूचना देते हुए अवकाश पर चले जाना चाहिए, मतलब इससे बचना चाहिए, नहीं, बिल्कुल गलत। इससे पहले कि अशांति फैल जाए, हालात बेकाबू हो जाए, आपको अपना स्थानांतरण करा लेना चाहिए, मतलब ट्रांसफर करा लेना चाहिए। नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, विधि के शासन को स्थापित करते हुए अपनी शक्ति और अधिकार के प्रयोग का उचित कार्यवाही करते हुए असामाजिक तत्वों को निरुद्ध करना चाहिए। मैंने पहले बताया कि आपको अपने जो कानून है उसको, अपने जो सामाजिक तत्व हैं उसको निरुद्ध करने के लिए आपको अपने कानून, इसके अलावा मेरे प्यारे भाई आपको अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। किसी से भी कोई भी मान मिनती नहीं करना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए। विधि का शासन संकल्पना में विधि शब्द निम्नलिखित में से क्या समाहित है। कहने का मतलब है कि विधि का शासन, ये जो संकल्पना है इसमें विधि शब्द में क्या समाहित है। देखिए, इसमें अध्यादेश भी है, उपविधियाँ भी हैं, नियम, अधिसूचना, उपनियम भी हैं। तो राइट हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। विधि का शासन कार्य क्षेत्र में अधिकारियों के मनमानेपन को अपवार्जित करता है। संवैधानिक प्रावधान विधि के शासन को परिवर्तित करने हेतु बनाए गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के शासन की समानता पक्ष को तथा गणतंत्रीय प्रजातंत्र को उल्लिखित किया गया है। अब देखिए, लंबी लैंग्वेज दी गई है, लेकिन कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि विधि के शासन की समानता ये संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है, आपको ये बताना है। सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल नंबर 14 में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल जो 17 यहाँ पे दिया गया है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 17 में जो है वो है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद के अंतर्गत निर्णय देते हुए यह टिप्पणी की गई थी कि विधि का शासन प्रजातंत्र के अलावा भारतीय संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा भी है। सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण के अंतर्गत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी।
विधि के शासन के अनिवार्य तत्वों में क्या शामिल नहीं है? विधि के शासन के अनिवार्य तत्वों में क्या शामिल नहीं है? मनमाने का अभाव, अधिकारियों के विवेकाधिकार का अभाव, कानून के समक्ष समानता, भेदभाव का अभाव, ये जो है ये शामिल नहीं है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है समझिएगा। सवाल है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में किसी विशेष परिस्थिति में जब कोई भीड़ बेकाबू हो जाए आपको बल प्रयोग करना होता है, लेकिन साथ ही परिस्थितियों से निपटने हेतु मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना भी आवश्यक होता है। सूझबूझ और तदनुकूल तत्काल निर्णय लेना लाठी और बंदूक के प्रयोग से अधिक कारगर सिद्ध होता है। इस विषय गुण को आप क्या कहेंगे? आप थोड़ा सा समझिएगा। एक पुलिस अधिकारी के रूप में किसी विशेष परिस्थिति में जब कोई भीड़ बेकाबू हो जाए आपको बल प्रयोग करना होता है। कहने का मतलब है आप एक पुलिस अधिकारी हैं, बहुत भीड़ है, भीड़ में जो भीड़ है उसमें वो बेकाबू हो गई है, आप अपने बल का प्रयोग करते हैं, लेकिन साथ ही ये परिस्थिति भी है, उस परिस्थिति से निपटने के लिए आपको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अपनाना आवश्यक है और इसके अलावा सूझबूझ और तदनुकूल तत्काल निर्णय भी लेना है और लाठी और बंदूक का प्रयोग से काफ़ी ज़्यादा आपको वो निर्णय लेना है जो जनता के हित के लिए हो। तो इस स्थिति को आप क्या कहेंगे? इस गुण को आप क्या कहेंगे? कर्तव्यपरायणता? नहीं भाई, दयालुता इसमें होगी नहीं, सत्यनिष्ठा इसमें होगी नहीं। राइट हो जाएगा अनुकूलन की क्षमता, यानी उस स्थिति के अनुकूल को देखते हुए जो भी होगा देखा जाएगा। डी आंसर राइट हो जाएगा। एक पुलिसकर्मी के अनुकूलन की क्षमता का महत्व किस या किन परिस्थितियों में प्रासंगिक और उपयोगी होता है? एक पुलिसकर्मी के अनुकूलन की क्षमता का महत्व किस या किन परिस्थितियों में प्रासंगिक और उपयोगी होता है? भीड़ को नियंत्रित करने में, अधिकारियों के साथ कर्तव्य निर्वहन में, जनप्रतिनिधियों से व्यवहार के संबंध में। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों यानी डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आप अपने कार्यालय में बैठे हैं, अचानक एक व्यक्ति गंदगी और कीचड़ से लिप्त बदहवास दौड़ता हुआ आपके कक्ष में प्रवेश करता है। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? आप अपने भैया बिल्कुल ऑफिस वाले रूम में बैठे हैं, बढ़िया अपने व्हील चेयर पे और खूब मज़े से बैठे हैं। अब आप देखते हैं कि एक व्यक्ति आता है जो कीचड़ से और गंदगी से लिप्त हुआ है और आपके कमरे में अचानक घुस जाता है। अब आप करेंगे क्या? फ़ौरन गंदगी फैलाने के लिए उसे डॉक्टर हिरासत में ले लेना चाहिए, डांट कर हिरासत में ले लेना चाहिए? भाई गलत है। आखिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या होगी तभी वो पुलिस अधिकारी के रूप में गया है। आपको थाने की सुरक्षा में तैनात पहरा ड्यूटी कर रहे कांस्टेबल को तलब कर फड़ी फटकार देनी चाहिए कि मतलब आप क्या कर रहे हो, बाहर इसको नहीं रोक रहे हो, ऐसा करना चाहिए? नहीं। एक व्यक्ति की ऐसी स्थिति आखिर कैसे हुई, ऐसा विचार करते हुए सहानुभूतिपूर्वक उसकी समस्या सुननी चाहिए। अपने अधीनस्थ अधिकारी को बुलाकर व्यक्ति की बात सुनने के लिए उसके साथ भेज देना चाहिए? नहीं। खुद उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए कि उसकी स्थिति आखिर कैसे हुई है, इसकी समस्या सुननी चाहिए। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी पुलिस सीधी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। सिलेबस जो है आपका, जिसमें हिंदी, आपका यूपी जीके, आपका जीके, आपका करंट अफेयर, मैथ्स है, रीजनिंग है, ये सारे सिलेबस आपको कवर करते हुए एक ई बुक, रामबाण ई बुक मिल रही है जो 50% डिस्काउंट के साथ 49 रुपये की है। अगर आपको लेना है मेरे प्यारे भाई तो आप इस ई बुक को एक बार ज़रूर ले लीजिएगा। अगर आपको लेना है तो आप इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर मैं आपको बता देता हूँ। नंबर एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए। नंबर जो है वो है 8948896676666652, यानी 894866676652। इस पर आपको व्हाट्सअप कर देना है। यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी जिसमें 50% का डिस्काउंट चल रहा है। आपको ये ई बुक जो है ये अभी 49 रुपये में मिल जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप बाद में लेंगे तो इसका दाम जो है ये 99 रुपये हो जाएगा। तो इस वजह से अगर आपको लेना है तो अभी आप इस ई बुक को ले लीजिए। और इस ई बुक की सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें जितने भी सिलेबस हैं वो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और जितने भी टॉपिक दिए गए हैं वो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और इम्पोर्टेंट हैं। इमेज और कलरफुल के साथ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप देखना चाहें तो इस ई बुक का एक बार डेमो पेज देख सकते हैं। कितने बेहतरीन तरीके से, कितनी लाजवाब कंटेंट के साथ ये ई बुक आपके लिए तैयार की गई है।
मेरे प्यारे भाई, इस ई बुक की सबसे बड़ी और ख़ास बात ये है कि इसमें जितने भी टॉपिक दिए गए हैं वो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। इसके अलावा इमेज और कलरफुल के साथ है ताकि पढ़ने में मज़ा भी आए। मेरे प्यारे भाई, पूरे 418 पेज की है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस ई बुक को एक बार अच्छे से और मन लगा करके पढ़ लेते हैं तो फिर आपको किसी के भी कोई भी कोर्स की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल ज़रूरत है तो एक बार अपने मन को लगाने की, दिल दिमाग से पढ़ने की। तो मेरे प्यारे भाई, पूरे 418 पेज की है जिसमें आपके सिलेबस को अच्छे से कवर कर दिया गया है। सो गाइस, लेना है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, 8948667652। आगे आपकी इच्छा। अगला सवाल है कि शहर के व्यस्त चौराहे पर ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान अचानक एक तेज रफ्तार कार एक बुजुर्ग को टक्कर मारकर आपके सामने से गुजरती है। आप स्वयं एक पुलिस जीप में सवार हैं, आपको क्या करना चाहिए? शहर के एक व्यस्त चौराहे पर यानी कि ट्रैफिक लगी है, उस ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान अचानक एक तेज़ रफ्तार कार एक बुजुर्ग को टक्कर मार देती है और कार जो है वो आपके सामने से भंड दे निकल जाती है भाई। तब आप क्या करेंगे ये आपको बताना है। फ़ौरन उस कार का पीछा कर उसे पकड़ना चाहिए, आपको लग रहा होगा सही होगा। आगे देखते हैं। उस कार का नंबर अथवा अन्य डिटेल वायरलेस से प्रसारित कर स्वयं घायल बुजुर्ग को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। कार की ओर ध्यान न देकर फ़ौरन बुजुर्ग को अस्पताल ले जाना चाहिए। बुजुर्ग की सहायता हेतु एम्बुलेंस को खोलकर गाड़ी का पीछा करना चाहिए। अब देखो, समझो, थोड़ा सा समझो। पहली बात, अगर कहीं पे भी आप हैं और अगर एक्सीडेंटल केस है तो अगर कोई भी बंदा घायल होता है तो उसकी रक्षा करना, सुरक्षा करना या उसको बचाना ये आपका पहला कर्तव्य होगा। और साथ में आपको अपराधी को भी पकड़ना है। तो उस कार का अगर आप पीछा करेंगे तो भैया बुजुर्ग कहाँ चले जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। उस कार का नंबर अथवा अन्य डिटेल वायरलेस के माध्यम से प्रसारित करेंगे और इसके अलावा जो बुजुर्ग हैं उनको अस्पताल ले जाएंगे, ये सही है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि पुलिस के लिए जनता की विश्वसनीयता हासिल करने के लिए क्या आवश्यक है? जनसेवा एवं संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं कर्तव्यनिष्ठता, आमजनों एवं पीड़ितों के प्रति सौजन्यता। तो राइट हो जाएगा डी आंसर, सभी के सभी। पुलिस को किन आचार संहिताओं का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए? पुलिस को किन आचार संहिताओं का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए? निष्ठा का, विश्वसनीयता का, सौजन्यता का। राइट हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी का। अगला सवाल देखिए। उत्तर प्रदेश में पुलिस व्यवस्था मुख्य रूप से किस किस या किन से नियंत्रित होती है? पुलिस अधिनियम 1861 से, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन से, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से। तो राइट हो जाएगा डी आंसर, सभी से। अगला सवाल देखिए। अगला है कि द्वितीयक प्रशासनिक सुधार आयोग 2007 ने पुलिस प्रणाली में सुधारों संबंधित सिफारिशें की थी। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, द्वितीयक प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश 2007 में की गई, इसके अध्यक्ष थे, कौन थे? वो हो जाएंगे वीरप्पू मोइली। करेक्ट आंसर हो जाएगा वीरप्पू मोइली। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी। अगला है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के एक आरक्षी के रूप में आपकी समस्या का सामना नहीं कर रहे हैं। अपेक्षाकृत कम वेतन, बिल्कुल भाई, वेतन तो कम है, ये तो समस्या है ही, वेतन भैया कम है। कार्य के अधिक और अनिश्चित घंटे, ये भी भाई है। राजनीतिक दबाव और बार बार स्थानांतरण, ये भी समस्या है। किसी भी समय नौकरी जाने का भय, भाई इसका कोई भय नहीं होता है कि कभी नौकरी जा सकती है, इसीलिए तो सरकारी के पीछे सब भाग रहे हैं कि कभी नौकरी नहीं जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई, किसी भी समय नौकरी जाने का भय नहीं होता है, यह हमें कोई समस्या नहीं है। वेतन कम है, ये भी समस्या है। कभी कभी मुझे बुला लिया जाए, कब बुला लिया जाए, कब कितने काम ले लिया जाए, ये भी मुझे समस्या है। राजनीतिक दबाव, भैया नेता विधायक आएंगे, स्थानांतरण करा देंगे, ट्रांसफ़र करा देंगे, ये भी समस्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर आपका हो जाएगा। चलो अगला देखो। एक पुलिसकर्मी अपनी तत्कालीन ड्यूटी को पर्याप्त रूप से रुचिकर नहीं पाता है, उसे क्या करना चाहिए? आप एक पुलिसकर्मी है मान लीजिए, और आप जो ड्यूटी कर रहे हैं वो आपके अनुकूल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अपनी तत्कालीन ड्यूटी में परिवर्तन कराकर नई ड्यूटी लगवाने के लिए अपने स्थानीय विधायक से मिलेंगे, अपनी पुलिस की नौकरी से त्यागपत्र दे देना और अपनी रुचि का कार्य का तलाश करना। भाई इतनी थोड़ी है कि मेहनत करके जाएं फिर त्यागपत्र दे दें, गलत।
अपनी रुचि के कार्य का तलाश करना, उसके बाद अपने पुलिस की नौकरी से त्यागपत्र दे देना, गलत। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने तत्कालीन ड्यूटी के संबंध में अपने मनोस्थिति से अपने वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराना और उससे विचार विमर्श करना। तो डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला है कि एक पुलिसकर्मी में अपने व्यवसाय के प्रति रुचि क्यों होनी चाहिए। अपने व्यवसाय के प्रति रुचि क्यों होनी चाहिए, ताकि वो अपने कर्तव्य निष्ठता और पूर्ण के साथ अपना काम कर सके, ताकि उसके कार्य में सृजनात्मकता और नवाचार को भी भरपूर अवसर मिल सके, ताकि वह अपने कार्य की चुनौतियों को स्वीकार कर सके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर। अगला है कि मानसिक दृढ़ता की प्राप्ति में क्या आवश्यक है। मानसिक दृढ़ता की प्राप्ति में क्या आवश्यक है, नौकरी में अवकाश, आत्मचिंतन, निर्णय लेने में अस्पष्टता। तो राइट हो जाएगा ये सभी, यानी सभी की सभी चीज़ें आवश्यक हैं। एक पुलिसकर्मी को मानसिक रूप से दृढ़ बनाने के लिए क्या करना चाहिए। एक पुलिसकर्मी को मानसिक रूप से दृढ़ बनने के लिए क्या करना चाहिए। पुलिस को ईमानदारी का व्यवहार करना चाहिए, बिल्कुल सही। पुलिसकर्मी को नियमित रूप से शारीरिक कसरत करनी चाहिए, बिल्कुल सही। प्रतिदिन आपके अपने पहले दिन से कुछ बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए, सही है। अगला देखिए, ये सभी कदम पुलिसकर्मी को मानसिक रूप से दृढ़ बनाने के लिए आवश्यक हैं, तो सहायक हैं, ये भी सही है, डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला है कि एक पुलिसकर्मी को मानसिक रूप से दृढ़ बनाने के लिए क्या आवश्यक है। दूसरा सवाल है, बताओ। वही नहीं है भाई, दूसरा है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपने समय को कार्यकुशलता के साथ प्रतिबंधित करना चाहिए, अतीत की बातों से सबक लेकर अच्छे भविष्य के लिए वर्तमान से अनुशासित जीवन जीना चाहिए। एक पुलिसकर्मी को मानसिक रूप से दृढ़ बनाने के लिए सभी कार्य करने चाहिए। तो राइट हो जाएगा भैया, ये तीन के तीनों करने चाहिए, डी आंसर राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला है कि मानसिक दृढ़ता प्राप्त करने के लिए पुलिसकर्मी को क्या करना चाहिए। सवाल फिर वही है, पुलिसकर्मी को अपनी क्षमताओं में विश्वास रखना चाहिए, इस सभी प्रकार के अनुभवों से सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, जो चीज़ें व्यक्ति के नियंत्रण के बाहर होती हैं उनको लेकर अधिक सोचना चाहिए। तो राइट हो जाएगा, यहाँ पे चारों चीज़ें करनी चाहिए, डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बस खत्म हो गया। तो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे मैंने आपके जो यूपी पुलिस में मानसिक अभिरुचि वाले सवाल पूछे जाते हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करवा दिए हैं। आई होप ये हमारी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आप इसी तरीके से डेली क्लास पाना चाहते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी मेहनत कर सकूँ। मेरे प्यारे भाई, कहीं भी कोई डाउट है आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं इसके बाद एक और खास वीडियो में। कहीं कोई और डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, COP अरविंद जायसवाल के नाम से इंस्टा ID है, वहाँ पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, आज की इस बेहतरीन लाजवाब वीडियो से नहीं मिलते इसके बाद एक और खास वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।